हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 6 की ओर चलते हैं। ठीक है, और अभी तक अगर आप हमारा सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपका सारा चीज़ एक सिस्टम बना हुआ है, एक अलग से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आपका बीपीएससी तैयारी 3, 4 सामाजिक विज्ञान 9, 10 लिखा हुआ है। उसमें आपका सारा चीज़ डाल दिया गया है। ठीक है, और आपकी जानकारी के अनुसार से हम बता दें कि देखिए इसमें हम लोग टोटल 12 सेट करने वाले हैं, यानी टोटल 48 सेट आपको होने वाला है। ठीक है, अगर हम देखें तो इतिहास से आपको 12 सेट मिलेगा, भूगोल से आपको 12 सेट, राज्य व्यवस्था से 12 सेट और अर्थव्यवस्था से आपको 12 सेट मिलने वाला है। ठीक है, ये जो वीडियो होगा ये खास करके आपका बीपीएससी तैयारी 3 तो देख ही रहे और 4, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो अभी आपका जो स्टेट का परीक्षा 18 यानी आज से शुरू हो चुका है, और ऐसे स्टूडेंट जिनका भी एडमिट कार्ड लेट है, जैसे 23 से 25 से 28 तारीख को होने वाला है, ठीक है, उन सभी स्टूडेंटों के लिए हम बताना चाहते हैं, ठीक है, कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वीडियो, क्योंकि आप अभी तुरंत मतलब कि पढ़ के जाइए और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको टकरने का उम्मीद है हमको। ठीक है, तो बहुत सा क्वेश्चन होगा जो यहाँ से आपको डायरेक्टली उसमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज हम सेट नंबर 6 की ओर चलते हैं, और इसमें टोटल 12 गो है। आज हम लोग का 6 खत्म हो जाएगा, यानी कि आज 18 तारीख को सेट नंबर 6 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बचा 6 सेट, यानी कि 24 तारीख तक। उम्मीद करते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो 24 तारीख तक हम लोग सेट नंबर 12 खत्म कर देंगे, और इसके बाद आप लोग के लिए एक मास्टर वीडियो होगा, वो भी हम सोच के रखे हुए हैं, लेकिन जितना जल्दी सेट को ख़त्म कर दें उसके बाद ही हम उसको शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगर हम चलते हैं इस, आइए देखिए क्या है। अगर अभी तक आपको इसका पीडीएफ नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है, इस जिस बुक का हम सेट करवाते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे सारा चीज़ का पीडीएफ डाल दिया जाता है रात में 8 बजे, याद रखिए रात में 8 बजे वहाँ पीडीएफ आप लोग का डाल दिया जाता है, आप वहाँ से जाकर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इतिहास की ओर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इतिहास, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, उधर आपका पॉलिटी हो जाएगा, यही 4 सब्जेक्ट मेन है। हिंदी में क्या है, हिंदी और इंग्लिश ये पास मार्किंग है, किसी का भी 8 और 9 नंबर लाना ये मतलब इजी है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसके ऊपर भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इतिहास से शुरू करते हैं। तो देखिए, तो पहला प्रश्न है, चलिए शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, और जो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब एक बार शेयर जरूर कीजिए, अपने सभी मित्र, अपने सभी सहयोगी के पास इसे जरूर पहुंचाएं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है कि हिटलर की जर्मनी का चांसलर कब बना था, मतलब हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर कब बना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1933। हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर कब बना था, तो 1933 में बना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो भूदान आंदोलन जो था वो किसने प्रारंभ किया था, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको इतिहास में पूछा जाता है और ज्योग्राफी में पूछा जाता है। ठीक है, ये दोनों तरफ का ही प्रश्न है, आपको ज्योग्राफी में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी तैयारी 2 में देखा गया है कि यहाँ से यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था ज्योग्राफी के माध्यम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विनोबा भावे। ठीक है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो विनोबा भावे ने कब किए थे, तो 1951 में। ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। ठीक है, कब किए थे, तो 1951 में ये शुरुआत किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है, आइए चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है, देख सकते हैं आप कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किए थे आज़ाद हिंद फौज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 का, ये हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन के साथ युद्ध किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 के चलते हैं। 74 में क्या है, आइए 74 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 74 का, याद रखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, अगर चलिए ये हो जाएगा आपका 74। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखिए 1799 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और कौन सा मतलब कि होती में मैसूर युद्ध में, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्यों चलते हैं। 76 में क्या है, 76 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण जो था वो किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1871। इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण में कौन सा युद्ध मतलब हुआ था। ठीक है, मतलब एक युद्ध का अगर जब नाम पूछे तो सेडान का युद्ध जर्मनी के एकीकरण के पहले हुआ, तो सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अगर संधि पूछ लिया जाए किस संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जब पूछे किस संधि मतलब किस युद्ध के तहत जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो सेडान का युद्ध 1870 में। ठीक है, अगर जब पूछे कि किस संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो 1871 में एक फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, उसके तहत आपका जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 77 क्यों चलते हैं। 77 में क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अफीम युद्ध। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, इसको देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे। ठीक है, तो अफीम युद्ध जो था किनके बीच लड़ा गया था, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रिटेन और चीन के बीच में अफीम युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और ये कब लड़ा गया था, देखिए अगर पूछेगा कि प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था, ये आपका प्रथम अगर पूछे कि प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1839 से लेकर, ठीक है, 1842 तक ये आपका प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध अफीम युद्ध कब हुआ था, तो 1839 से लेकर 1842 तक। जब पूछे द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1856 से लेकर 1860 तक ये आपका द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था। ठीक है, दोनों आप लोग को याद रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम बोलेगा 1839 से लेकर 1842 तक, और द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ था, तो 1856 से लेकर 1860 तक। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, देखिए 78 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब जो था किसको भेजा था, तो राजा जय सिंह को भेजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है, देखिए 79 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड बोले तो ब्रिटेन में। अब आप बोलिएगा ब्रिटेन ए में भी है, ब्रिटेन आपका बी में भी है। ठीक है, तो आप कोई भी आंसर मार सकते हैं, इसमें आंसर थोड़ा गलत, मतलब आंसर कुछ भी हो सकता है, ए और बी दोनों का दोनों ले लीजिए। ठीक है, गलती से आपका मतलब प्रिंट हो गया है, ब्रिटेन दोनों एक ही। ठीक है, चलिए अच्छा, और कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है कि अफीम युद्ध सॉरी चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखिए 1838 में। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, 1838 में हुआ था। ठीक है, चलिए और याद रखिएगा कि अगर इसमें और कुछ पूछे तो ज़्यादा तो इसमें नहीं, इतना तो काफ़ी है। ठीक है, चलिए इंग्लैंड से एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम बात इंग्लैंड की करें तो इंग्लैंड में बहुत मतलब स्टेट के लिए स्टेट में क्वेश्चन पूछा भी गया था। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, 1828 में। याद रखिएगा, इसमें इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इंग्लैंड की बात आया तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को चलते हैं। 80 में क्या है, आइए 80 नंबर क्वेश्चन है कि 1940 से लेकर 1945 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में या 40 नंबर का जो कॉमन पेपर है ना, उधर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए 1940 से लेकर 1945 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 का, तो याद रखिएगा मौलाना आज़ाद। ठीक है, मौलाना आज़ाद जो थे आपका ये रामगढ़ से, याद रखिएगा ये रामगढ़ से कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए बिहार में जो ये जो है 40 से 45 मौलाना आज़ाद जो हुए, बिहार में 3 गो अधिवेशन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा में से ये आपका तीसरा नंबर का अधिवेशन था। पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1912 में। ठीक है, पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1912 में आपका बांकीपुर कहाँ है, तो पटना में हुआ था। दूसरा अधिवेशन आपका, और पहला के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो बांकीपुर से थे। और दूसरा में अगर पूछेगा कि दूसरा बिहार में जो दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो 1922 में कब हुआ था, तो गया में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। और वही तीसरा पूछा जाता है कि बिहार में तीसरा अधिवेशन कौन सा हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 1940 में, जो कि आपका रामगढ़ में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो मौलाना आज़ाद जी कर रहे थे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका तीनों अधिवेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय भारत के, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा जेपी कृपलानी, ठीक है, जेपी कृपलानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के समय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, आपको इसमें मिलान करना है, ठीक है। एक सूची 1 है, सूची 2 दिया हुआ है, किसका क्या नाम है, ठीक, किससे मतलब किसे ही विलोम करते हैं। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं हम, आपको जो सबसे इजी लगे, जो आप जिनके बारे में सुने हैं जाने हैं, उनको पहले मिलाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम समाजवाद की बात करें, ठीक है, तो समाजवाद कौन थे? तो आपको याद होगा समाजवाद की बात जब भी आता है तो लेनिन हो जाएगा, ठीक है, समाजवाद से रिलेटेड होते थे। और नाथिस्यवाद किसका हो जाएगा? ये आपका एडोल्फ हिटलर का हो जाएगा। अगर यहाँ से मिला के देखिए कि आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा हो, चलिए अब दिख रहा है, ठीक है। तो समाजवाद बोलेगा तो लेनिन हो जाएगा, और नाथिस्यवाद बोलेगा तो एडोल्फ हिटलर हो जाएगा, ठीक है। अब मिला के आप देखिए, यानी कि क्या है, सी का 1, तो सी का 1 आपको यहाँ दिख रहा होगा, और डी का क्या हो जाएगा, डी का 2, तो डी का 2 आपको इसमें दिख रहा होगा, और कहीं मैच कर रहा नहीं, तो हम बोल सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बाकी भी आप मिला, जो आपको याद रहे ना पहले आप उसको पकड़ा कीजिए, जब भी मिलान करने अगर दे देता है, ठीक है, तो जो आपको याद है पहले उसको पकड़ा कीजिए, ये ना कि जो याद नहीं है तो उसको पकड़िएगा, ठीक है। चलिए अगर हम प्रजातंत्र की बात करें तो वुड्रो विल्सन हो जाएगा। अब वुड्रो विल्सन के बारे में क्या आप जानते हैं? तो देखिए यही वुड्रो विल्सन थे जो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर आपका सी है 81 का। अगर हम बात करें वुड्रो विल्सन के बारे में, तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, आपको पता होगा 1914 से लेकर 1918 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। वुड्रो विल्सन जो थे 1913 से लेके, देखिए 1913 से लेके 1921 तक, ठीक है, 1913 से लेकर 1921 तक वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, तो 1913 से लेकर 1921 तक ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलिए इतना ठीक है, काफ़ी है। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 82 में क्या है आइए देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस बुक का अगर आपको PDF चाहिए तो इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं डेली रात में 8 बजे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 82, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था और फिलाडेल्फिया का द्वितीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? प्रथम और दूसरा दोनों पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रथम की यहाँ बात कर रहा, तो प्रथम याद रखिएगा ये आपका 1774 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यही अगर आता दूसरा सम्मेलन कब हुआ था, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1776 में आपका दूसरा सम्मेलन हुआ था, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगर बाइडेट की बात करें, बाइडेट ऐसे पूछता नहीं है, ठीक है, अगर बाई चांस कभी पूछ दे तो याद रखिएगा, तो पहला जब था ना, पहला आपका 5 सितंबर, पहला आपका 5 सितंबर को हुआ था 1974 को, और दूसरा जो था बाइडेट की बात करेगा तो 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई 1776 को आपका, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। 83 में क्या है देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन मिलता है, निम्नांकित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। तो सबसे देखिए सबसे प्रथम घटना यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो सबसे प्रथम घटना क्या थी? तो ये जो थी आपका कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, और वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे आंदोलन करके बहादुर शाह द्वितीय जो थे उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अब इन लोग कब पहुंचे थे वहाँ पे सैनिक, याद रखिएगा, देखिए आपको पता होगा 1857 क्रांति कब हुई थी? 10 मई को, 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था ये, ठीक है, 10 मई को कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ था। अब ये सैनिक जो थे ये 12 मई को ये दिल्ली पहुँचते हैं, ठीक है, ये 12 मई को दिल्ली पहुँचते हैं और वहाँ पे अधिकार करके विद्रोहियों का, ठीक है, अब बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और क्या बोल रहा है, चलिए ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। इसमें थोड़ा सा मिलान करना है, देखिए इसमें भी जो चीज़ आपको याद रहे पहले उसको मिलान किया कीजिए, ठीक है। 84 में क्या जो आपको लगे कि नहीं हमको ये पता है, जैसे कि अगर देखिए आप पढ़े होंगे लीडर, तो लीडर जो है किनके समाचार पत्र हैं, लीडर जो है, ठीक है, लीडर जो है किनके मतलब कि किनसे जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी का, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका चल जाएगा 2 में। सर्च लाइट ये भी आपको याद होगा,
ठीक है, इससे किस व्यक्ति के जुड़े हुए हैं, तो सर्च लाइट है सच्चिदानंद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। अब देखिए कि यहाँ से मिला के कि दो को मिलाइए, आपको ज़्यादा नहीं मालूम है तो दो, बहुत कुछ है, कॉमनवेल्थ भी आपको याद होगा, ठीक है, एनी बेसेंट हो जाएगा। अब मिला के देखिए तो कि डी का 4, तो डी का 4 किस में है, एक देखिए पहले के में आपको मिल जा रहा है, बाकी सब याद नहीं भी रहेगा ना, तो यहाँ से ही आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी आप मिला लीजिएगा, तो कोशिश कीजिए जो आपको याद है पहले उसको पकड़ने का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है, ये भी देखिए, ये भी आपको मिलान करना है, ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको ऑप्शन दिख सके। चलिए यहाँ तक ठीक है, ये भी आपको मिलान करना है, तो सबसे पहले आपको जो याद है उसको मिलान करने की कोशिश कीजिए। तो क्या याद है, तो देखिए आपको याद होगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, ये तो सिंपल सी ना, प्रथम बोलेगा तो 1930, दूसरा बोलेगा 1931, तीसरा बोलेगा 1932, ये तो सबको पता है। तो आपको जब याद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में। तो देखिए 1931 कहाँ है, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा दो 1931 है, तो याद रखिए 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 1931 को आपको हुआ था, तो सितंबर से याद है तो ये आपको मिल सकता है, ठीक है, यानी कि 4 का ई हो सकता है, तो 4 का ई किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है। ध्यान से देखिए, एक को मिला है, अब आपका आंसर राइट आ गया। अगर बाकी सब नहीं भी पता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आप सब पता है तो फिर आप मिला सकते हैं। फिर आपका इजी है डांडी मार्च, ये कब हुआ था, ये 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था, और 5 अप्रैल, याद रखिए 12 मार्च से शुरू हुआ था, 5 अप्रैल 1930 तक, ठीक है, चला था। और 6 अप्रैल को 6 अप्रैल 1930 में क्या हुआ था, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुका था, ठीक है। चलिए तो ये भी आपका मिल जाएगा। फिर आ गया पूर्ण स्वराज दिवस, तो पूर्ण स्वराज, तो यहाँ से मिला देख लीजिए, 3 का क्या हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा, तो 3 का डी हो जाएगा, तो सब मिल रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऐसे ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में देखें क्या है, ठीक है। चलिए 86 में बोलता है गेस्टापो क्या था, ठीक है, तो गेस्टापो क्या था, तो याद रखिए गेस्टापो एक गुप्तचर पुलिस दल था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हाँ, कभी को पूछ लिया था गेस्टापो जो गुप्तचर पुलिस की दल था, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, इसकी स्थापना कौन किया था, गुप्तचर पुलिस दल की स्थापना कौन किया था, तो याद रखिएगा हिटलर, ठीक है, इसकी स्थापना कौन किया था, तो हिटलर किया था, ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन आपका औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, ठीक है, तो याद रखिएगा धर्म सुधार आंदोलन नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए साइमन कमीशन से क्या क्या फैक्ट आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट जो हर बार पूछता है, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको लिख के दे रहे हैं, पूछता है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या याद रखना, तो सबसे पहले कि साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुआ था, सबसे पहले साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुआ था, तो याद रखिएगा 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का नियुक्ति हुआ था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कि साइमन कमीशन का आगमन जो भारत कब आया था, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ये भी पूछता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए तो ये कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। चलिए इसका तो बी हो जाएगा आंसर। साइमन कमीशन का नियुक्ति भारत में कब हुआ था, तो 3 फरवरी को, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को हुआ था, ठीक है, भारत में इसका आगमन हुआ था। अब देखिए जब साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है, जिस दिन आया था तो सबसे पहले कहाँ, तो बम्बई पहुंचा था, ठीक है, और जब बम्बई पहुंचा था तो उस दिन का यानी कि 3 फरवरी के दिन, ठीक है, देशव्यापी हड़ताल आयोजित किया गया था बम्बई में। अब इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, कभी कभी ये पूछ लिया था कि जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा था तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है, थोड़ा सा माइंड से निकल रहा है, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, चलिए छोड़िए देख लेते हैं। अच्छा, और इसी के बीच जो हुए थे कि आप सुनेंगे लाला लाजपत राय का नाम, ठीक है, तो लाला लाजपत राय जो थे साइमन कमीशन का लाहौर पहुंचे, जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा था तो लाला लाजपत राय जो थे उसका विरोध कर रहे थे, ठीक है, उनके खिलाफ मतलब प्रदर्शन कर रहे थे, कौन, लाला लाजपत राय, कब, जो जब लाहौर पहुंचा था, ठीक है, यानी कि 1928 में। तो उसी दौरान पुलिस से उनका भीड़ मतलब कि सामना होने के कारण, ठीक है, लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, कब होती है, 1928 में होती है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन और एक बात, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि साइमन कमीशन का आखिर विरोध क्यों हुआ था भारत में। तो विरोध करने का मेन कारण यही था कि साइमन कमीशन के जो सभी सदस्य जो थे ना, ये यूरोपियन थे, ठीक है। और इसमें 7 का 7 सदस्य थे, साइमन कमीशन में 7 सदस्य सम्मिलित थे और 7 का 7 यूरोपियन थे। भारत के सदस्य इसमें थे ही नहीं, इसीलिए इनका मतलब विरोध किए मतलब करना शुरू हो चुका था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को चलते हैं। 89 में क्या है, आइए चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए 3 गो ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ये आपको मिलान करना है, ठीक है। कहा जा रहा है जैसे कि बादशाही मस्जिद का लाहौर, ये किसने बनाया था, इसका निर्माण किसने किया था। तो देखिए इसमें भी आपको वही पकड़ना, जब भी हम बार बार बोलते हैं, जब भी आपको मिलान करें ना, तो जो चीज़ आपको याद है पहले आप उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मोती मस्जिद आगरा में है, ये सबको पता है किसने बनाया था, तो शाहजहां ने बनाया था, ठीक है। मोती मस्जिद या देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी, किसने बनाया था, तो शाहजहां ने बनाया था। तो इसका राइट, एक मिनट, चलिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब बुलंद दरवाजा तो एकदम सिंपल है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है, ये भी आप लोग पढ़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो का कहाँ चल जाएगा, अकबर। अब देखिए 2 को मिल गया, अब इसके बाद ना आपको इसको मिलाने की कोशिश करना, इसका राइट आंसर क्या जा रहा है, तो डी का 1। तो देखिए तो डी का 1 किस में है, पहिलके में आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, एक वो से आपका आंसर मिल जा रहा है। अगर इससे भी नहीं मिलता तो फिर बुलंद दरवाजा हम देखेंगे, इसका निर्माण कौन किए थे, अकबर ने किए थे, यानी कि सी का 2। तो देखिए सी का 2 ये भी मिल गया, तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी अगर आपको नहीं भी याद है ना, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं भी याद है भाई, आपको आंसर मिलाने से मतलब है। अब बाकी आप याद कर सकते हैं, 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है, और 2 का आपका 3 हो जाएगा, हो गया नूरजहां, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 के चलते हैं। 90 में क्या है, आइए 90 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि रूस में, ठीक है, किस शासक को मुक्तिदाता जार कहा जाता था, कि रूस में किस शासक को मुक्तिदाता जार कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 का, चलिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जार अलेक्जेंडर द्वितीय को, ठीक है, रूस में मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। 91 में क्या है देख सकते हैं आप कि हड़प्पा सभ्यता को वह स्थल, हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घर हुए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 91 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से, तो कालीबंगा से, ठीक है। देखिए कालीबंगा के बारे में आपको बहुत चीज़ आपको जानना है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन। तो सबसे पहले पूछता है कि कालीबंगा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। तो कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान में, ठीक है। किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में आपका कालीबंगा स्थित है, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। चलिए अगर जिला पूछ देगा कि कौन सा जिला पूछता नहीं है, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर जिला अगर पूछ देता बाई चांस, तो हनुमानगढ़ याद रखना, हनुमानगढ़ में, ठीक है। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन याद रखना है, कालीबंगा से क्या, ठीक है, कि कालीबंगा से मतलब किसका साक्ष्य मिला हुआ है, ये फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछता है कि कालीबंगा से किसका साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। तो याद रखिए जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य में कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला, ठीक है। चलिए अब कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काली चूड़ियाँ, ठीक है, ऐसे कुछ होता है, काली चूड़ियाँ होता है, काली चूड़ियाँ ऐसी, हाँ काली चूड़ियाँ ऐसी कुछ हो रहा है, भूल रहे हो थोड़ा सा। चलिए खैर इसके बारे में देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 के चलते हैं। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है कि गवर्नर जनरल की, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पूर्ण सदस्यता विधि सदस्य को प्रदान की गई थी, ठीक है। तो कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। अच्छा इसमें एक फैक्ट याद रखना आपको कि 1853 का जो चार्टर एक्ट जो था, इसी समय, ठीक है, इसी समय 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुआ था। 1853 एक्ट चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को चलते हैं। 93 में क्या है, आइए 93 नंबर भी देखिए आपको मिलान करना, तो इसको पहले छोटा कर लीजिए और कोशिश कीजिए जो आपको याद है ना उसी को मिलाने की कीजिए, ठीक है, जो आपको याद है। जैसे कि न्यू इंडिया, ये कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, बिपिन चंद्र पाल जी का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी का, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका सी का 4, ठीक है। अच्छा दिन मित्र, ये भी आपको कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ठीक है, मुकुंद राव पाटिल जी का है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब मिला के देखिए कि 1 का 2 कौन कौन में है, तो 1 का 2 आपको दिखेगा सिर्फ यही ऑप्शन नंबर बी में, और सी का 4 दिखेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक, सॉरी सी का 4, यानी कि यहाँ देख सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 93 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 क्यों चलते हैं। 94 में क्या है, आइए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध, ठीक है, किस वर्ष हुआ था। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको एक मतलब एक डेट दे दिया गया है सिंपल सा। जब पूछे क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ था, ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1853 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। लेकिन कहीं कहीं आपको रेंज में दे देगा कि कब से कब तक हुआ था, तब आप वहाँ पे फंस सकते हैं। तो आपको याद रखना क्रीमिया युद्ध कब से कब तक हुआ था, ठीक है, तो 1853 से लेकर 1800, ठीक है, 1856 तक हुआ था। और कहीं कहीं तो एक जगह हमको देखने को मिला था कि क्रीमिया युद्ध मतलब कब हुआ था, 1854 लिखा हुआ था। 53 ना देखे, ठीक है, 53 ना देके आपको 54 दे देगा। आप तो कन्फ्यूज हो जाइएगा कि क्रीमिया युद्ध 1853 हम पढ़े थे, यहाँ तो 1854 दे रहा है। तो 54 इसलिए दे रहा है कि क्रीमिया युद्ध जो था ना 1853 से शुरू होकर 1856 तक हुआ था, इसीलिए इसको देता है। कभी कभी आपको 54 भी आपको देखने को मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो इसी सेट में हम आपको दिखा देंगे। 7, 8, 9 उधर चलिएगा ना तो कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, ये 100% मेरा गारंटी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। मोस्ट इंपोर्टेंट बीवीआई क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा, ठीक है, कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको आज हम क्लियर कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले आप आंसर देख लीजिए, क्योंकि आप आंसर मिलाने के लिए एकदम जल्दबाजी में रहते हैं और जो फैक्ट होता है आप उसको सुनते नहीं हैं, ठीक है। अब इसी फैक्ट से हम बहुत सा क्वेश्चन आगे बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाब्रू लघु शिलालेख, ठीक है। अब देखिए भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को, ठीक है, मगध का सम्राट बताया था। अब भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका राजस्थान के जयपुर शहर से प्राप्त हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है भाब्रू शिलालेख कहाँ है, मतलब कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो राजस्थान के जयपुर शहर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ से ये क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसकी मतलब भाब्रू शिलालेख पूछेगा आपका कि रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से, ठीक है, ज्ञात होता था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र के सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। मतलब कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था या किसके शासन काल में हुआ था, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। निर्माण किसने नहीं करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ना सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, ठीक है। करवाने वाला कोई और था, ठीक है, करवाने वाला कोई और था। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। किसने करवाया था, तो पुष्यभूत या पुष्यमित्र ऐसे कुछ करके है। करवाने वाला पुष्यभूत या पुष्यमित्र है, ठीक है, थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, इसका नंबर टेढ़ है, ठीक है। करवाने वाला कोई और था, ठीक है। और ये जो था और पूछता है कि किसके अभिलेख में, मतलब किसके मतलब कि वो तो रुद्रदामन में हो जाएगा, ठीक है, उसी के अभिलेख में मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 क्यों चलते हैं। 96 में क्या है, आइए देखते हैं, 1 मिनट। हाँ चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत हम कर रहे हैं सिर्फ आप लोग के लिए कर रहे हैं, और आप लोग से हम कुछ नहीं मांगते, बस मेरे लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कीजिएगा। बस शेयर इसलिए कीजिएगा कि दूसरों लोग भी इस वीडियो को देख सके, ठीक है। और लाइक तो आप हमारे लिए कीजिएगा, जितना लाइक करते हैं हमें वीडियो बनाने में ना मज़ा आता है कि नहीं, लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तभी तो लाइक कर रहे हैं। अगर आप लाइक नहीं कीजिए तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक उदासीन मतलब रहता है कि नहीं, आप लाइक नहीं कर रहे हैं हमारा वीडियो को, यानी कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम गलती कर रहे हैं तो हम उसको सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अब सेट ऐसे ही आपको प्रत्येक दिन चलेगा, सेट जो है ऐसे ही प्रत्येक दिन चलेगा। इसको बहुत जल्दी हम सब खत्म करने वाले हैं। इसके बाद सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री का PDF आपको आप लोग के बीच में लाएंगे, ओनली फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरा का पूरा हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को चलते हैं। 96 में क्या है देख सकते हैं आप कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा डिस्कशन करें तो टाइम तो लगेगा, ठीक है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मुंगेर के बड़हिताला, ठीक है, विरोध का उद्देश्य क्या था। इसका विरोध का उद्देश्य क्या था, तो ये था आपका बक्कासत
भूमि की वापसी की मांग किया जा रहा था। आपका 97 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 98 नंबर में क्या पूछा जाता है, तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा ये था आपका डीके कर्वे। ठीक है, डीके कर्वे क्या थे? ये प्रसिद्ध समाज सुधारक व्यक्ति थे। ये जो थे 1916 में महिलाओं के लिए, ठीक है, एक विश्वविद्यालय के स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। 99 में क्या बोला जा रहा है, देखिए 99 में क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ठीक है, ये भी आपका एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो था भारतीय फौज के लिए कौन सा गठन का आयोग किया था? तो पील आयोग का किया गया था। ठीक है, 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बोल रहा है कि पंजाब में कुक्का आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंजाब में कुक्का आंदोलन का मतलब कि उद्देश्य क्या था? कुक्का आंदोलन कब हुआ था? ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। कुक्का आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिए ये आपका या कुक्का विद्रोह या कुक्का आंदोलन दोनों पूछता है, तो याद रखिए 1872 में। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि कुक्का आंदोलन कब हुआ था या विद्रोह कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था। ठीक है, अब इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 100 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? चलिए ये हो जाएगा आपका 100 का ऑप्शन नंबर ए, सिख धर्म को परिष्कृत करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा, कुक्का आंदोलन जो था पंजाब में हुआ था, ये किस प्रकार का आंदोलन था? ये भी आपको याद रखिएगा। कुक्का आंदोलन जो पंजाब में हुआ था किस प्रकार का आंदोलन था? ये धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। ठीक है, ये धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। अच्छा चलिए ठीक है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की ओर चलते हैं। 101 में क्या है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों के दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ठीक है, तो ये तो वो सबके लिए इजी है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग बताते हैं तो बढ़िया है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 101 का। ये मोस्ट मतलब सबसे ईजी यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। 102 में क्या है, आइए 102 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1882 ईस्वी में बिस्मार्क के नेतृत्व में किन 3 देशों के लिए एक त्रिगुट का निर्माण हुआ था? ठीक है, तो त्रिगुट में कौन कौन से देश आते हैं? कभी कभी आपसे एक लाइन में सिर्फ यही पूछ लिया जाएगा, त्रिगुट में कौन कौन से देश आते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ये आपका त्रिगुट में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। 103 में क्या है, आइए नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है, और कब किए थे? तो ये भी याद रखिएगा 1921 में। ठीक है, कब किए थे? तो 1921 में आपका ये किया गया था। ठीक है, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। 104 नंबर क्या बोलता है? किसके बीच, ठीक है, लुसाने की संधि हुई थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। लुसाने की संधि किसके बीच हुआ था? ये तो मैं आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये आपका तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। ठीक है, तुर्की और यूनान के बीच में लुसाने की संधि हुई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और कब हुआ था? अगर ये जानना चाहते हैं तो याद रखिए 1923 में। ठीक है, ये अगर PDF निकालते हैं, पढ़ते हैं तो यहाँ लिख लीजिएगा लुसाने की संधि कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तुर्की और यूनान के बीच में हुआ था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? ठीक है, तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विलियम प्रथम ने कहा था। ठीक है, बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। 106 में क्या है? तो 106 नंबर क्वेश्चन है कि किस संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्साई की संधि। ठीक है, वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। वर्साई की संधि कब हुआ था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 28 जून। ठीक है, ये आपसे हमेशा पूछ लिया जाएगा। ठीक है, 28 जून 1919 को कब किया गया था? 28 जून 1919 को वर्साई की संधि किया गया था। ठीक है, किसके साथ किया गया था? तो ये आपका जर्मनी के साथ किया गया था। ठीक है, किसके साथ? जर्मनी के साथ किया गया था। चलिए
अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 107। 107 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आइए देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो 107 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका पेट्रो। पेट्रो को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। और कभी कभी पूछ लिया जाएगा पेट्रो कहाँ के रहने वाले थे, ये किस देश के निवासी थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिएगा इटली का। पेट्रो कहाँ के निवासी थे, तो इटली के निवासी थे। ठीक है, 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो। और ये किस देश का निवासी थे पेट्रो, तो इटली के थे। ठीक है, चलिए मार्टिन लूथर के बारे में क्या जानते हैं। मार्टिन लूथर कौन थे, ये धर्म सुधार आंदोलन मतलब कि प्रवर्तक थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, मार्टिन लूथर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैकियावेली, तो प्रिंस जैसे पुस्तक के लेखक कौन थे, मैकियावेली। ये आपको फैक्ट याद रखना होगा, प्रिंस के पुस्तक के लेखक कौन थे, तो मैकियावेली थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में क्या आपको मिलान मतलब बताना है कि सबका काल अनुक्रम क्या क्या हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले शिमला समझौता। ठीक है, तो जो आपको याद है, हम बार बार बोलते हैं जो आपको याद है पहले आप उसी को कवर कीजिए। ठीक है, तो देखिए शिमला समझौता कब हुआ था, ये आपको याद होगा 1972 में हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 1972 में। एक मिनट, सॉरी गलती हो रहा है। चलिए शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1972 में। देखिए शिमला समझौता, शिमला शिमला सम्मेलन अलग है, आप सम्मेलन मत समझिएगा। 1946 हम बार बार बता रहे हैं, शिमला सम्मेलन अलग है, शिमला समझौता अलग है। ठीक है, शिमला सम्मेलन तो 1940 में हुए क्या, तो वो अलग है। यहाँ समझौता पूछा जा रहा है, माइंड को स्थिर रखिएगा। शिमला समझौता जो था ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में हुआ था। ठीक है, जो युद्ध हुआ था उस समय। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात कर ले भारत सोवियत संधि, यानी कि भारत और रूस के बीच में एक संधि हुआ था। सोवियत संधि मतलब सोवियत मतलब रूस हो जाता है। ठीक है, ये कब हुआ था, ठीक है, तो ये आपका 1971 में हुआ था। ठीक है, आपका हो जाएगा 1971 में। ठीक है, चलिए दो का हो गया। अगर हम फरक्का समझौता की बात करें, फरक्का समझौता कब हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ये आपको 1996 में हुआ था। फरक्का समझौता कब हुआ था, 1996 में। और ताशकंद समझौता कब हुआ था, ये थोड़ा सा टेढ़ हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका 1996 में हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे आपको बाइडेट से लड़ना होगा। ठीक है, तो ताशकंद समझौता जो था आपका 10 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 10 जनवरी 1996 को हुआ था। यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा। और फरक्का समझौता, अगर यह डेट हम नहीं सोचे थे, डेट नहीं, लेकिन बिना डेट के नहीं काम चलेगा, दोनों टकरा जा रहा है। ये आपका 12 दिसंबर को हुआ था, 12 दिसंबर को हुआ था। देखिए आपको थोड़ा सा लोचा लगेगा, हम बता रहे हैं। देखिए इसका अगर हम चाहते हो डायरेक्ट आंसर बता के निकल जाते हैं कि 108 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, लेकिन आपको बताना जरूरी है ना कौन कब हुआ था। अब देखिए, अब सारा डेट आपके सामने है। पहला है आपका, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं क्या कि आप कन्फ्यूजन ना हो। देखिए पहला है आपका शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1972 में। ठीक है, अब देखिए 1971 में क्या हुआ, तो भारत सोवियत संधि हुआ 1971 में। तो सबसे पहले यानी क्रम से सजाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं फरक्का समझौता। आप देख रहे हैं तो 12 दिसंबर को, ये 12 दिसंबर है। ठीक है, 1996 है। और आप ताशकंद समझौता देख रहे हैं तो 10 जनवरी 1996 है। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1996 है। तो चलिए, तो सबसे देखा जाए कि सबसे मतलब कि बाद में कौन हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तो एक मिनट, देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि सबसे पहले क्या हुआ, मतलब कि सबसे बाद में क्या हुआ। पहले मतलब कैसे हम आपको बताएं, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये हुआ था आपका ताशकंद समझौता। ठीक है, ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 10 जनवरी 1996 में। यानी कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहले 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 के बाद आ जाएगा 2 भारत सोवियत संघ, यानी कि कब हो जाएगा 9 अगस्त। ठीक है, क्या हो जाएगा 9 अगस्त करनी क्या, हाँ चलिए 9 अगस्त आपका हो जाएगा 1971 में हुआ था ये भारत सोवियत संधि। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 क्यों चलते हैं। 109 में क्या है, आइए, फ्रांस में पार्ला नामक संस्था के संख्या कितनी थी। ठीक है, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा टोटल संख्या कितनी थी, तो 13 थी। ठीक है, चलिए 110 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 110 में क्या है, आइए 110 नंबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवेश की व्याख्या संरचनात्मक बाधियों के आधार पर किसने इस लाइसेंस को कोटा परमिट राज्य कहा कि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 110 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए अगला, अब हम लोग यहाँ से भूगोल की ओर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम ज़्यादा टाइम ले लिए। ठीक है, और कोशिश करेंगे तो थोड़ा भी समय कम ले। देखिए समय कम एक ही शर्त पे हो सकता है कि हम ज़्यादा आपको फैक्ट ना बताएं और डायरेक्ट आंसर बता के निकल जाए, इसी में आपका समय कम हो सकता है। अगर हम जहाँ एक शब्द 2 शब्द आपको फैक्ट बताने के चक्कर में रहें तो समय आपको तो ज़्यादा लगेगा, वो तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है,
अगर कुछ देख रहे हैं तो अच्छा से डिस्कशन देखिए, अगर आप सेट मारे हैं ना तो थोड़ा सा कुछ फैक्ट को लेना पड़ेगा। चलिए कोशिश करते हैं, समय थोड़ा कम लेंगे इसमें। चलिए क्या है, 71 नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। भूगोल, जो व्यक्ति भूगोल बना है वो अपना मिला लीजिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध डेट्रॉइट शहर किस देश का शहर है। ठीक है, तो ये किस देश का शहर है, ये हो जाएगा आपका अमेरिका का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्यों चलते हैं कि किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, तो 180 डिग्री अक्षांश देशांतर पश्चिम से पूरब की ओर। अगर आप पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो एक दिन जुड़ जाएगा, और पूरब से पश्चिम की ओर अगर आते हैं तो एक दिन माइनस हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 173 क्यों चलते हैं। 173 में नंबर क्या है, तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है। ठीक है, तो कहाँ वर्षा होती है, तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्यों चलते हैं। 74 में क्या है, चलिए कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। ठीक है, तो किसमें परतों में मिलता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अवसादी चट्टान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्यों चलते हैं। 75 नंबर क्या है, ये थोड़ा सा मिलान करना है आपको। आइए कि जब अति शीतल वायु की सहित के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हो सकती है। तो कौन सी घटना घटित हो सकती है, तो याद रखिएगा तूफान और चक्रवाती तूफान आ सकता है, गहन वर्षा और ओला गिर सकता है। तो 3 और 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्यों चलते हैं। 76 में क्या है, देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का संकेत है। तो सुनामी चेतावनी का संकेत कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाली पानी आपका सुनामी चेतावनी से मतलब कि नहीं, तो समुद्र तट पे है, अगर पानी जो है ना आपके तरफ आने की वजह से एकदम पीछे हटना शुरू हो जाए, पानी जब पीछे हट रहा है तो समझिए सुनामी आने वाला है। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 77 में क्या है, आइए 77 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको। ठीक है, चलिए तो मिलान करते हैं, क्या कहा जा रहा है, तो देखिए पुलिकट झील, तो आपको पता होगा पुलिकट झील कहाँ, तो ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ, तो आपका उड़ीसा में हो जाएगा। बुल्लर झील कहाँ, तो आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। सांभर झील कहाँ, तो आपका राजस्थान में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। आइए, भूपर पट्टी पर में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति सबसे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की पाई जाती है। ठीक है, याद रखिए ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, तो 21%। ठीक है, नाइट्रोजन बोलेगा 28%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्या है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से प्रति चक्रवात किसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, प्रति चक्रवात किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए एक उच्च वायु दाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा, यही मेन है, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के समकक्ष होती है, मतलब घड़ी की सुई के समकक्ष होगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रति चक्रवात। ठीक है, और इसका विपरीत भी होता है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे हम बता देंगे। ठीक है, तो इसका फिलहाल रखिए 79 का 2 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। 80 में क्या बोलता है कि वायुमंडल की उस परत का नाम बताएं जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती है। ये तो सबको पता होगा, किसमें होती है भैया, तो क्षोभमंडल में होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। 81 में क्या है, देखिए 81 में है कि भारत के कितने राज्य सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए तो एक इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, 5 जो है भारत के टोटल 5 राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा लगती है। अब बोलिए सर 5 राज्य कौन कौन सा है, तो देखिए आप लिखिए। ठीक है, पहला राज्य हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, पहला हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। चलिए हम भी लिख देते हैं, पहला पश्चिम बंगाल। और दूसरा की अगर हम बात करें, दूसरा आपका हो जाएगा असम। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम। तीसरा अगर की बात करें तो तीसरा मेघालय हो जाएगा आपका। तीसरा क्या हो जाएगा, मेघालय, जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करती है। ठीक है, चौथा आपका हो जाएगा त्रिपुरा। चौथा राज्य कौन है, तो त्रिपुरा है, जो कि बांग्लादेश से आपका लगती है। ठीक है, एक लास्ट राज्य बचा मैं आपका 5वां में, कौन, मिजोरम। मिजोरम कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, मिजोरम आपका है जो बांग्लादेश से सीमा साझा करती है। ठीक है, मिजोरम हो जाएगा आपका। यानी कि 5 राज्य कौन कौन, पश्चिम बंगाल, पहला पे पश्चिम बंगाल, दूसरा पे असम, तीसरा पे मेघालय, चौथा पे त्रिपुरा और 5वां पे आपका हो जाएगा क्या, मिजोरम। ठीक है, अब बांग्लादेश से कितना सीमा साझा करता, कभी कभी एक लाइन में आपकी ये भी पूछ लिया जाएगा। क्या पूछ लिया जाएगा कि भारत का राज्य भारत का जो सीमा है वो बांग्लादेश की सीमा से
कितना किलोमीटर तक का सटा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिए 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर जो है भारत की सीमा बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको लग रहा होगा कि सर हम बोल रहे हैं ना, पूछेगा बगल में ही, मतलब 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 की ओर, ठीक है। चलिए 82 में नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए 82 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है? तो सतत विकास शब्द की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास की, ठीक है, संतुलित करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 83 नंबर क्या है? तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? तो याद रखिए गतिविधि। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? तो गतिविधि है, ठीक है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 84 में क्या है, आइए देखिए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अब इसका PDF आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, ठीक है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डाल देंगे। वहाँ से जाकर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक दिन रात में 8 बजे हम भेज दिया करेंगे, ठीक है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, देखिए, बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के भागों को, ठीक है, आच्छादित करता है? तो कौन कौन करता है? तो एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, अब एक हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 के चलते हैं। 85 में क्या है, आइए 85 में है कि नेपाल के साथ, ठीक है, नेपाल के साथ कितने राज्य जो हैं सीमा साझा करते हैं? ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेपाल के साथ ऐसे कितने राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आपका 5 राज्य। नेपाल के टोटल ऐसे 5 राज्य हैं जो भारत की सीमा साझा करते हैं। कौन कौन 5 राज्य हैं, ठीक है, वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 85 नंबर। चलिए, तो नेपाल के साथ भारत के से कितने राज्यों से सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन है तो थोड़ा देखिएगा, गौर से पूछता है, ठीक है। 5 राज्य में देखिए, पहला क्या हो जाएगा? तो पहला आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? यूके शॉर्ट में लिख देते हैं उत्तराखंड, ठीक है। दूसरा आ जाएगा यूपी भी शॉर्ट में लिख देते हैं, माने उत्तर प्रदेश, ठीक है। तीसरा आ जाएगा आपका बिहार, ये तो सबको पता है। तीसरा क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चौथा की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं पश्चिम बंगाल, ठीक है, समझ जाइएगा। चलिए अब 5वां कौन हो जाएगा, ठीक है। तो 5वां आपका हो जाएगा सिक्किम, याद रखिएगा 5वां हो जाएगा आपका सिक्किम। ये जो है आपका, ठीक है, नेपाल से 5 ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए अगर पूछ दे कि भारत और नेपाल के लगभग कितना किलोमीटर का सीमा साझा होता है, भारत और नेपाल के बीच लगभग कितना किलोमीटर का सीमा साझा होता है, तो वो भी आप याद रखिएगा 1751 किलोमीटर का, ठीक है। इन दोनों के बीच में अपना सीमा साझा करती है भारत, ठीक है। नेपाल के साथ कितना? तो 1751 1751 किलोमीटर का करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत कुछ बता सकते हैं लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 86, ठीक है। आइए 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है। तो तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में क्या शामिल है, ठीक है। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ताओं को, ठीक है, सेवा का प्रावधान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 के चलते हैं। 87 में क्या है, देखिए, उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्र में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो संलग्न घरों के साथ, ठीक है, गांव पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 के चलते हैं। 89 में क्या है, तो देखिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, आइए। तो भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं। तो भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। देखिए 89 नंबर है, रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? ये तो सबको पता होगा, ये तो फेमस क्वेश्चन भैया, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 क्यों चलते हैं, ठीक है। चलिए 90 क्या है, आइए 90 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को आपको बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका, देख सकते हैं, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गार्विन आइस्टीन इसी पर्वतमाला में, तो ये भी आपका सही है। यह पश्चिमी में पामीर नोट से निकलती है और पूर्वी कैलाश पर्वतमाला तक फैली हुई है, ये भी आपका सही है।
ठीक है। और सबसे लंबा ग्लेशियर सचियान काराकोरम में स्थित है, ये भी आपका सही, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 का उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। और 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। 91 में क्या है, तो देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण से गुजर रहा है, ठीक है, जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है, ठीक है। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पंजाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या बोलता है कि कौन सुमिलित नहीं है, तो कौन सुमिलित नहीं है, तो देखिए एक हो जाएगा आपका ये क्या नाम है, डुडुमा जलप्रपात महानदी, ये आपका सुमिलित नहीं है, ठीक है। और चुलिया जलप्रपात लूनी नदी, ये आपका सुमिलित नहीं है, यानी कि 3 और 4 सुमिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। 93 में क्या है, आइए चलिए तो इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोलता है, शहरी पर्यावरण का निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, तो देखिए शहर में पर्यावरण मतलब कि दूषित हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसका कारण हो सकता है, वाहन उत्सर्जन भी इसका कारण हो सकता है, मतलब कि वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, ये सब क्या है, ये सब मूल कारण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हम कह सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को चलते हैं। तो 94 में क्या है, आइए 94 नंबर है, ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है, ठीक है। चलिए तो ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है, तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री अक्षांश तक, कहाँ तक, तो 80 डिग्री अक्षांश तक। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 में क्या है, विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि 10% भाग पे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 10% भाग पे खेती की जाती है, ठीक है। तो ये भारत का कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भूभाग पर खेती किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। एक मिनट, चलिए क्या है 96 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, इसको थोड़ा सा हम चलिए। तो क्वेश्चन बोलता है कि काकरापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्य संचालन दिसंबर 1922 में शुरू हुआ है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे स्थित है, ठीक है। तो कौन सा राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 को चलते हैं। आइए चिल्ला कर ना थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है, तो भारत में बॉक्साइट की महत्वपूर्ण खदान कौन है, तो ये हो जाएगा आपका कारापुट, ठीक है। तो कारापुट जो है भारत में महत्वपूर्ण बॉक्साइट के लिए, अच्छा पता है कारापुट किस राज्य में पड़ता है, यही नहीं पता है, अगर राज्य रहता ना तो आप मार देते। बॉक्साइट के मामला में ना उड़ीसा सबसे प्रथम राज्य है, कितना प्रतिशत, तो 65% उत्पादन करता है उड़ीसा सिर्फ। अब कारापुट जो है ना ये आपका उड़ीसा में ही है, ये फैक्ट आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए खेतड़ी तो राजस्थान में, ये तो आप समझ ही रहे हैं, तांबा के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है कि भारत में लो अयस्क खनन के लिए नोवा मुंडी और ठीक है किरीबुरू प्रसिद्ध है, वे निम्नलिखित में से किस में स्थित है, कौन सा राज्य में है, तो ये हो जाएगा आपका झारखंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 99 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्व की पहाड़ी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो किस में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, ठीक है। 99 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, क्या है कि दक्षिण अमेरिका महादेश का पेरू देश अन्य किस देशों की सीमा बनाता है, तो अन्य किस देशों की सीमा बनाती है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की ओर चलते हैं। क्या है, देखिए कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सही हुस्नु है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 101 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा फसल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 की ओर चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में असुरक्षित प्रजाति हैं, तो भारत में कौन सा ऐसा प्रजाति है जो असुरक्षित है, ठीक है, मतलब महसूस करते हैं। तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी आ जाएगा। एशियाई हाथी भी है आपका, गंगे डॉल्फिन भी है,
काला हिरन को भी मारा जाता है, ठीक है। वो तो बिश्नोई जनजाति है जो काला हिरन को बचा रही है, ठीक है। जब 9th-10th क्लास का ज्योग्राफी पढ़िएगा तो इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 103 नंबर क्या कहता है कि सदाबहार बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सदाबहार जो है किन राज्यों को कवर करता है। तो याद रखिएगा ये सरदार सरोवर बांध जो है ना किस राज्य में है, सबसे पहली बात याद रखिए गुजरात में, ठीक है। और सरदार सरोवर बांध जो है किन किन राज्यों को कवर करेगा, ये आपका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को कवर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 104 नंबर कह रहा है कि किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। तो किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार क्या था, तो 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूमि सुधार, ठीक है। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 105 में क्या है, तो 105 नंबर है कि भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। तो 105 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपड़ा उद्योग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए कि भौगोलिक विस्तार के आधार पर 1956 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत भू क्षेत्र मृदा को कुल कितने भागों में विभाजित किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको विवाह कर दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कितने भागों में बांटा जाता है, तो 106 का हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी 8 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 को चलते हैं। 107 का क्या हो जाएगा, तो कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए, ये तो सबको पता है काली मिट्टी कपास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 की ओर चलते हैं। 108 में क्या है देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिर आपका 108 नंबर क्वेश्चन कि कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है, ठीक है। तो ये आपका TRE 1 में पूछा हुआ था, TRE 1 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, कि कुछ टूथपेस्ट की चमक किस खनिज से आती है, तो अभ्रक के कारण, ठीक है, अभ्रक के कारण जो है आती है चमक उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 के चलते हैं। 109 नंबर क्या है, तो देखिए कहा जा रहा है कि भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाण है। ये क्वेश्चन भी आपका TRE 1 में पूछा हुआ था। जाके विश्वास नहीं है ना, तो जाइए और TRE 1 का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं मिला ज्योग्राफी में तो बोलिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ था, NTPC हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। 110 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है। तो एल्युमिनियम जो है किस कच्चे माल से निकाला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम का बॉक्साइट से निकाला जाता है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को ख़त्म कर चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग आपका राज व्यवस्था की ओर, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आज टाइम लगा है, हम मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा बताने में ना टाइम लग जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, इसके बाद हम शुरू करते हैं। आपका बस एक छोटा सा काम है, इसको एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। जिनका भी होगा वो अपना देख लेंगे पॉलिटी, एक बार शेयर कर दीजिए जम के आप लोग। चलिए यहाँ से हम लोग, ठीक है, पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं। आइए, तो वैसे लोग जो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। देखिए पहला प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है, ठीक है। तो लोकतंत्र के मतलब कि लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता, वो हो जाएगा आपका विदेशी शासक का आक्रमण। ये आपका लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। चलिए क्या कहा जा रहा है, देखिए ये एक तरफ आपका अनुच्छेद लिखा हुआ है, एक तरफ आपका उसका विषय लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 124 में क्या प्रावधान दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो अनुच्छेद 124 में जो है वो क्या प्रावधान दिया गया है, तो याद रखिए अनुच्छेद 124 में बताया गया संघीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए और अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 5 जो है इसमें आपको नागरिकता के बारे में पता चलता है। अनुच्छेद 352 में क्या है, तो अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान है आपातकाल का के बारे में बताया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 245 में क्या बताया गया है, तो ये आपका विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है, किसमें कितना मतलब कौन कौन शक्तियों को बांटा गया है, ये प्रावधान दिया गया है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 क्यों चलते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए 113 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये है आपका कि सही बयान कौन सा है, मतलब सही बयान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सही बयान कौन सा है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आप सी को देखिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है।
क्वेश्चन नंबर 114 क्यों चलते हैं। 114 में क्या कह रहा है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई है, ठीक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके, ठीक है। ये विश्व की प्रथम महिला जो थी ये प्रधानमंत्री थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 क्यों चलते हैं। 115 में क्या है, आइए, कहा जा रहा है कि मनुष्य राज की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जनता की अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी, ठीक है, उपयोगी। यह कथन निम्न में से किस चिंतक का था, ये मतलब किसने कहा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेंथम ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 क्यों चलते हैं। 116 में क्या कहा जा रहा है कि संरचनात्मक हिंसा के रूप में है, तो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 117 में क्या कहा जा रहा है, आइए, कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना था उसका एक ही उद्देश्य था कि भविष्य में, ठीक है, विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 क्यों चलते हैं। 118 में क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है। तो 118 क्या हो जाएगा, तो देखिए, पहला हो जाएगा आपका लोकसभा का सदस्य, ठीक है, और दूसरा आपका राज्यसभा का सदस्य। ये दोनों मिलकर भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इसको भी थोड़ा मिलान करना है, तो इसको आप लोग थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए क्या है, आइए, यहाँ तक सही है। चलिए, कह रहा है कि अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपका कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से। अनुच्छेद 54 किससे, तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद 75 तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है, ठीक है। अनुच्छेद 155 तो राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 164 जो है ये राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य विधानसभाओं का संरचना। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, कोई भी अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 क्यों चलते हैं। 120 में क्या है, आइए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी सही तथ्य है, ठीक है। सामाजिक संविदा के सिद्धांत के अनुसार कौन सा तथ्य सही है, तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राज्य एक मानवकृत संस्था है, ठीक है। राज्य जो है एक मानवकृत संस्था है। सामाजिक संविदा बोले तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, याद कीजिए हिस्ट्री, ठीक है। सामाजिक संविदा, सामाजिक उपबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसों का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 को चलते हैं। 121 में क्या है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी, ठीक है। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी, तो 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर क्या कहा जा रहा है, ठीक है, राज्यपाल से संबंध में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन के चलते। 123 में क्या है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान का उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपको 123 का, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 को चलते हैं। 124 में क्या कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। तो ये किस में बनाए रखा था, तो बेरुबारी मुकदमा में बनाए रखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 के चलते हैं। 125 क्या कह रहा है, आइए, 125 नंबर है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 को चलते हैं। 126 में क्या है, आइए, कह रहा है कि निम्न से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यवहन को स्थगित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त, ठीक है। तो किसको किसको स्थगित कर सकते हैं, तो याद रखिए अनुच्छेद 359 को स्थगित कर सकते हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 127 में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया, तो 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन लॉक ने। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन के चलते। 128 में क्या है, आइए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए क्या है
तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो बोलता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये तो आपका सही है। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देते हैं, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो कौन सही नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं होगा कि जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें देखा जाए तो फिर आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 को चलते हैं। 129 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? ठीक है, तो कौन नहीं होते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका विधान परिषदों के सदस्य जो है वो निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 130 नंबर क्या कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 131 में क्या कह रहा है? पंचायती राज की त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? ठीक है, तो क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 132 में क्या है? आइए कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? ठीक है, तो कहाँ सौंपा जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। ठीक है, चलिए 133 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 133 में क्या कर रहा है कि फॉर एरेसिस ऑन लिबर्टी पुस्तक किसकी रचना है? ये किनकी पुस्तक है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आई बर्लिन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 को चलते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए कहा जा रहा है कि राजनीतिक विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। यह कथन निम्न में से किस विद्वान की है? ठीक है, तो किस विद्वान का है? तो लॉस्की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 को चलते हैं। 135 में क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 136 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 136 में क्या कहा जा रहा है? तो देखिए निम्नलिखित में से देश में, ठीक है, देश में से किस देश ने अप्रसार संधि का हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो भारत जो था वो अप्रसार संधि का हस्ताक्षर नहीं किया था। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 137 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोलता है ईस्टर्न ट्रैफिक। ठीक है, क्या है? तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। 137 का हो जाएगा ई। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 138 क्या कह रहा है कि आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने और देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा मूल का प्रमाण पत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 139 में क्या है? आइए निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज लुटेरों की टोली बन जाती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 140 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इनमें से किसने कहा कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है वह बनाए रखता है? ठीक है, किसने कहा था कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है वह बनाए रखता है? ठीक है, तो ये कथन किनका था? तो ये आपका लास्की का था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि जब कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है? 21वीं सदी में दुनिया की नियत का फैसला पानी यानी कि सागर पर होगा। ठीक है, ये कथन किसका था? तो ये हो जाएगा अल्फ्रेड महान का था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हिंद महासागर को कौन सा नाम नहीं दिया गया था? ठीक है, तो कौन सा नाम नहीं दिया गया था? तो उपयुक्त में से एक से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 143 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या कह रहा है कि इनमें से किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डेस्टूटू डी ट्रेक्सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 क्यों चलते हैं। 144 में क्या है? तो देखिए किसने राज्य की उत्पत्ति की सामाजिक संविदा सिद्धांत की आलोचना घाटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि कहकर किया था? ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर हेनरी मैन ने कहा था।
सन हेरीमैन क्या कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक संविदा के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये घटिया इतिहास है, घटिया दर्शन है, घटिया विधि कहकर उसका आलोचना किए थे सन हेरीमैन ने। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत की विदेशी नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत के द्वारा निर्देशित किया गया था। ठीक है, तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सामरिक स्वतंत्रता के अनुसार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा, ठीक है, भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य है। तो कौन है, 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। ठीक है, चलिए 147 नंबर क्वेश्चन देखिए चलते हैं। 147 में क्या है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। तो कौन रोकता है, तो 147 का हो जाएगा अनुच्छेद 15 आपको रोकता है। ठीक है, चलिए 148 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 148 में क्या है कि कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है। ठीक है, तो कौन सा उदाहरण है, तो ये हो जाएगा मैक्सिको। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना क्या है, तो संविधान की परिचय, यही आपका भारतीय संविधान का प्रस्तावना है। देख लीजिएगा परिचय में क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण ही न्याय का अर्थ है, यह कथन निम्न में से किसने विद्वान ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल्स ने दिया था। ठीक है, तो 150 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर आप सेट बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 150 में से कितना नंबर आया, क्योंकि सेट तो हम 150 करवाते हैं, हिंदी इंग्लिश कॉमन नंबर भी उधर 40 रहता है। तो आप बताइएगा 150 में से आपका स्कोर क्या है, सबको अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला सेट को चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है हम लोग के पास। चलिए अगला सेट क्या है, आपका अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी फटाक से। क्या है इसमें कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है, तो थोक मूल्य सूचांक के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कहता है कि कौन सा मानव विकास सूचांक में शामिल नहीं है। तो कौन सा मानव विकास सूचांक में शामिल नहीं है, तो सामाजिक असमानताएं शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो अपनी पुस्तक किस में किया था, तो ये अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट में किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 114 नंबर क्या है, आइए 114 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उग्र है। ठीक है, तो बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उग्र है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है कि निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है। तो 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए 116 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि भारतीय कृषि में कम उपज के कारण है। तो भारतीय कृषि में कम उपज के कारण क्या है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 117 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 117 नंबर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। केंद्र सरकार के गैर योजना के व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्याज भुगतान पर होता है। ठीक है, व्यय जो है ना, व्यय ब्याज के भुगतान पर होता है। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हम जीएनपी तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हम एनएनपी कहते हैं के बीच में अंतर किसके बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपको पूंजी मूल्यह्रास के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 को चलते हैं। ग्रेसम का नियम किसने दिया था। तो ग्रेसम का नियम जो था ये आपका बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, तो ये हो जाएगा अत्यंत कमजोर एवं विकास अवरुद्ध अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्या है कि भारतीय कृषि में कम उपज के कारण है। तो भारतीय कृषि में कम उपज का क्या कारण है, तो प्राकृतिक भी है, कहीं कहीं बारिश हुआ नहीं हुआ, तकनीकी है कि बहुत लोग के पास वैसा तकनीकी नहीं है, वो भी एक कारण देखा जा सकता है, यानी कह सकते उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो कौन सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, कि निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक हो, यह सत्य नहीं है। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 123 में क्या है, आइए अर्थव्यवस्था के बाजार, ठीक है, बाजार शब्द से बोध होता है। तो किसका बोध होता है, अर्थव्यवस्था में बाजार शब्द से
किसका बोध होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु विशेष के क्रेता और विक्रेता में निकट संपर्क होने का तथा मूल्य में समानता की प्रवृत्ति पाए जाने का। ठीक है, चलिए 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 124 में क्या है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, NH 44 है। ठीक है, चलिए अब शायद चेंज भी हो गया, देख लीजिएगा इसको एक बार। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 125 नंबर में क्या है कि भारत में कर्मचारियों में महंगाई भत्ते निर्धारण का आधार क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचांक हो जाएगा। चलिए 196 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आसान ऋण के लिए नहीं सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ये हो जाएगा आपका सिर्फ, यानी कि दो। ठीक है, चलिए 127 नंबर क्वेश्चन के चलते। 127 नंबर क्या है कि दीर्घकालीन सामान्य मूल्य के निर्धारण पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? ये हो जाएगा आपका सीमांत उपयोगिता का पड़ता है। ठीक है, चलिए 128 नंबर क्वेश्चन के चलते। 128 में क्या है, आइए, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संतुष्टि की है? ठीक है, तो किसने किया था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आबिद हुसैन समिति ने किया था। ठीक है, चलिए 129 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 129 में क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या कितनी थी? हाँ, ये ही क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था BPSC, मतलब कि 69 में शायद, कि यही क्वेश्चन मतलब इसी टाइप का कि गया का जनसंख्या कितना था। 69 का अगर आप हम BPSC दिए थे ना, उसमें पूछा हुआ था कि अभी मतलब गया जिला का जनसंख्या कितना है। यार तो ये सब क्वेश्चन है, गया जिला का जनसंख्या हम पढ़ के बैठे, भारत का जनसंख्या पढ़ रहे हैं, विश्व में क्या है, ये सब मतलब गया जिला का यही क्वेश्चन, ये सब फालतू क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 69 में पूछा हुआ था, लेकिन फिर इसको क्या किया ना, BPSC इस क्वेश्चन को हटा दिया था, बोला कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं चलेगा। ठीक है, कि पूछा था गया जिला का जनसंख्या कितना था। अब गया जिला का जनसंख्या यार क्या मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 को चलते हैं। 130 में क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। 130 नंबर क्या कह रहा है कि द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ, तो कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से, इनमें से कोई नहीं, डेट नहीं दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 का चलते हैं। नरेगा का पूर्ण रूप क्या है? ये आपके लिए VVI होगा, इसको आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है, पूछ देगा क्या है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 को चलते हैं। ठीक है, छोटा कर लेते हैं। चलिए क्या है, तो ट्राइसेम, ठीक है, एक कार्यक्रम है, तो किस प्रकार का कार्यक्रम है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रामीण विकास का। ठीक है, किसका है? तो ग्रामीण विकास का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 को चलते हैं। 133 में क्या है, आइए देखिए, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। तो जो चीज़ आप जानते हैं पहले उसको मिलान कीजिए। एडम स्मिथ, ये याद कीजिए, TRE 1 में लिख के दे रहे हैं, लिख लीजिए। TRE 2 में, सॉरी 1 बोल रहे हैं, 2 में हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया था। TRE 2 में हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया था। एडम स्मिथ तो वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक थे। ठीक है, ये पूछा हुआ था। चलिए और देखते हैं। ठीक है, मार्शल, तो मार्शल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मार्शल अर्थशास्त्र मिल जाएगा। तो देखिए 1 का 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर आपको इसमें C में दिखेगा, 1 का 3। ठीक है, और C का 1, तो C का 1 यहाँ दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 134 में क्या है, आइए, कहा जा रहा है कि पहले राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो पहले राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, तो 134 का हो जाएगा वर्ष 1949 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 135 को चलते हैं। क्या है कि अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, किसने कहा था? तो 135 का क्या हो जाएगा? तो कोसा ने, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कीमत लोच का गणन हेतु सही सूत्र का चुनाव क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, मार्शल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 138 को चलते हैं। 138 क्या है? तो देखिए, उपभोग न केवल आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ बिंदु है बल्कि अंतिम बिंदु है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का सही क्रम क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, पहले आवश्यकता होता है, फिर आर्थिक क्रिया होता है, फिर उत्पादन होता है, फिर उपभोग होता है। तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 149 में क्या कहा जा रहा है कि उपभोग की बचत की धारण किस नियम पर आधारित है? तो 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, सीमांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार, आप लोग पढ़ लीजिए, हम जूम कर देते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं, आइए।
ये हो जाएगा 140 का राइट आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 141 में क्या है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य में लैंगिक असमानताओं को से संबंधित है? तो कौन सी योजना है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था। ठीक है, तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? 142 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। RN, ठीक है, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा बीमा क्षेत्र से संबंधित है। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 144 में क्या है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का पदाधिकारी है, तो कौन है? तो 144 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो किसके निर्यात से? तो कपड़ा बेच के, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो तिलहन आपका शामिल नहीं है। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट VVI है। ठीक है, नीति आयोग का अस्तित्व कब आया था? तो नीति आयोग कब आया था? तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसका नाम था योजना आयोग। ठीक है, उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था 1 जनवरी 1915 को, सॉरी 1915 बोल रहे हैं, सॉरी 2015 को। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा यह तरीका सही तरीका नहीं है जिसमें वैश्वीकरण ने भारत में कृषि को प्रभावित किया था? तो 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 149 में क्या है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित किया गया था? तो 149 का हो जाएगा 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए 150 आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि भारत में 1 रुपये के सिक्के और नोट तथा सहायक सिक्के किसके द्वारा जारी किया जाता? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा 150 का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और लिख दीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स लिख कर 150, क्योंकि 150 2 क्वेश्चन टकरा जाएगा, और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम लोग जो आपका विषय का था वो पूरा खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं हिंदी इंग्लिश में। चलते हैं हिंदी इंग्लिश में क्या है, आइए तो हिंदी इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इसमें थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और हम आपको डायरेक्ट आंसर बता के निकलने वाला है। ठीक है, इसमें मात्र देखिए 30 नंबर में आपको 9 नंबर लाना है, कैसे भी आपको पास करना है। ठीक है, तो पास तो हर कोई हो जाते हैं। तो चलिए आप बना चुके हैं तो हम आंसर आपको बताते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला का आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरा का देख लेते हैं। चलिए तीसरा का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए 4 में तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का देख लेते हैं। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मिलाते चलिए जल्दी जल्दी। चलिए अगर बनाए हैं तो आप वीडियो को रोक कर मिला सकते हैं आंसर। ठीक है, और फास्ट 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 7 का राइट आंसर देख लेते हैं। 7 का क्या है? 7 आइए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 8 का राइट आंसर क्या है? तो 8 का देख लेते हैं। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं 9 का। तो 9 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर देखते हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 में क्या है, आइए 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 19 में क्या है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 21 में क्या है? ठीक है, 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, और 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 23 नंबर देख लेते हैं। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो 1 मिनट में सॉरी गलती हो गया। 23 ना, चलिए 23 आपका यहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 का क्या है? ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। ये हो जाएगा आपका चौगुना
आगे देखते हैं क्या है 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 27 का राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 को चलते हैं तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से मैथ है तो मैथ का भी आंसर मिला लेते हैं। देखिए बहुत लोग का एक कोई थे छात्र वो मैसेज कर रहे थे कि सर मैथ भी आप सॉल्व करवाइए। तो देखिए मैथ इस पे सॉल्व कराना बहुत मुश्किल होगा। हम जो वीडियो बनाते हैं हम आपको अपना मोबाइल से, ठीक है, मोबाइल से वीडियो बना के आप लोग को देते हैं। मोबाइल पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, मैथ को सॉल्व करने के लिए इस पर नामुमकिन है। ठीक है, तो वैसा होगा तो हम क्या करेंगे ना, मैथ का जो डिस्कशन होगा ना वो हम आपको भेज दिया करेंगे। अगर ऐसा बात है तो हम डिस्कशन भेज देंगे। ठीक है, तो कौन कौन मैथ का डिस्कशन जो होता है उसको देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए इतना ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, और हाँ सेट बनाइए तो बस एक छोटा सा याद मेरा रिक्वेस्ट है, सेट पूरा बनाइए। 150 नंबर का सेट आता है, आपको 150 तक का बनाना है क्योंकि टाइम नहीं है अब आपके पास कि आप खाली हिस्ट्री और ज्योग्राफी बना के भाग जाइएगा या हिस्ट्री और पॉलिटी बना के भाग जाइएगा। थोड़ा सा इंसानियत के रूप में देखिए, समय बहुत कम है और 150 नंबर का सेट बनाइए। हम आंसर सबका मिलाते हैं। मैथ का बात रहा तो वो हम आपको फोटो खींच के डाल दिया करेंगे प्रत्येक दिन ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। लेकिन कौन कौन देखना चाहते हैं मैथ का, ठीक है, वो आप हमें मैसेज जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, उसके बाद ही हम ये करेंगे। ठीक है, चलिए तो 31 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 32 का क्या हो जाएगा तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 33 में देख लेते हैं 33 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं, तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 का देख लेते हैं, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 36 नंबर देख लेते हैं। 36 में क्या है, आइए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा था तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर, क्योंकि अब अभी इधर तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा तो लग नहीं रहा होगा आप लोग को, तो लाइक कीजिएगा नहीं, तो पहले अच्छा लगा तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं 37, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 का जो है ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, चलिए क्या है, तो कहा जा रहा है वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे चुना गया है, तो ये आपका रणवीर कौर को चुना गया है। ठीक है, रणनीत कौर को चुना गया है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि मार्च 2024 में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किसे किया गया है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक को किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 को चलते हैं। किस राज्य के द्वारा जल संसाधन पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा ये आपका राज्य हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 में क्या है, आइए, कहा जा रहा है मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस काव्य कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रौद्र सावित्री कम के लिए किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्या है, मार्च 2023 में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ जनता के लिए खोला गया था, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर में। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जन्मदिन के उपलक्ष्य में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, तो जिसमें लोकसभा का डिजाइन किस प्रकार आधारित है। ठीक है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा मोर पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है कि मार्च 2024 में किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस नेटवर्क पहल का शुभारंभ किया गया था, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को चलते हैं। 46 में क्या है, आइए 46 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया था, 24 मार्च को मनाया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 47 में क्या है, तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है देख लीजिएगा। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, ये आपको सही कोड को मथी करना बताना है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 में क्या कहा जा रहा है, आइए, ठीक है, समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, आज हम कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिए आप लोग को। आइए, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 50 में क्या है कि भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था।
ठीक है, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसका था? तो 50 का हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, तो तीसरे पूछेगा तो ब्रह्मदत्त। पहला कौन थे? तो विनोबा भावे। ठीक है, दूसरा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा ब्रह्मदत्त, याद रखिएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी के द्वारा। हरिजन, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट टूथ, ठीक है, और भी है, इनका कोई पुस्तक का नाम है, भूल रहे हैं अभी। हिंद स्वराज 1909 में हुआ था, ये सब महात्मा गांधी का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्यों चलते हैं। 53 में क्या है कि 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था? तो कौन सा समाज किया था? ठीक है, तो 53 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 54 में क्या है, आइए 54 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्तावित पास किया गया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्यों चलते हैं। 55 में क्या है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो सबसे अधिक सूती वस्त्र किस राज्य में है? तो याद रखिए महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 56 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 56 में क्या है कि कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? कौन सी नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुनपुन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 57 में क्या है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन है? तो कार्डेमम की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्यों चलते हैं। 58 में क्या है गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया जाता है? तो गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया जाता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जियो सिल्क लाइन के द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्यों चलते हैं। 59 में क्या है कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की झील कौन है? तो बुल्लर झील आपका जम्मू कश्मीर है, ये आपका मीठे पानी की झील है। चिल्का झील आपका उड़ीसा में हो जाएगा और सांभर झील आपका राजस्थान में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्यों चलते हैं। 60 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जोड़ता है? तो 60 को किससे है? तो ये हो जाएगा लेह मनाली को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका केरल। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 62 में क्या है आइए कि भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री किलोमीटर समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 समुद्री मील। अगर इसका देखिएगा कितना किलोमीटर तो हो जाएगा लगभग 21.9 किलोमीटर। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। आइए कि यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घूमने का ड्राइवर को क्या होगा? तो ये हो जाएगा अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 ये देखिए यहाँ पे 7 क्वेश्चन आपको साइंस से देखने को मिलेगा। संक्रमण धातु किस कारण प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं? ठीक है, तो किसके कारण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा। कक्षों में एक या अधिक अयुग्म इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होते हैं। ठीक है, चलिए 165 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कौन सी क्षतिग्रस्त कोशिका की मरम्मत नहीं की जा सकती है? ठीक है, तो किसकी नहीं की जा सकती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं की मरम्मत नहीं किया जा सकता है। आइए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि धारावाही वृत्ताकार पस के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो क्या होती है? तो ये हो जाएगा आपका संकेंद्रित वृत्त होती है। चलिए 67 को चलते हैं कि कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? ठीक है, तो 67 का हो जाएगा लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। कौन सा अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बी हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को चलते हैं। 69 में क्या कहा जा रहा है इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के में प्रतिशत की वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को चलते हैं। 70 में क्या है? तो भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में, ठीक है, असंत सहचर कोशिकाओं की सहायता से चलानी नलिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को देना है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। चलिए ठीक है, हम ही दे देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह प्रक्रिया आपका स्थानांतरण कहलाती है। तो इस प्रकार से आज का सेट आपका जो था सेट नंबर 6
वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि कल सेट नंबर 7 की ओर चलेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अगर अभी तक आपको ये सब सारा PDF अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो प्रत्येक दिन रात में 8 बजे, प्रत्येक दिन रात में 8 बजे जुड़कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वहाँ पे दे दिया जाता है। ठीक है, और हाँ, 150 में आपका स्कोर क्या क्या आया है यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना नंबर बताते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपना नंबर ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए, तो और ज़्यादा कुछ नहीं, कल हम लोग सेट नंबर 7 की ओर चलेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा समय ले चुके हैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।